Hello students, this video is for class 7 science. Here I am going to elaborate the exercise of chapter 14 winds, storms and cyclones, and this is the part 2 video of exercise. So let's begin. So first of all we will solve short answer questions. The first question is give one word for the following. One word आपको बताना है इसमें. First is underground rooms with no windows. What is it called? So you know that underground rooms with no windows are called as tornado shelter. इसको टॉर्नेडो शेल्टर कहते हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्नेडो आने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वहाँ पर ये शेल्टर्स बनाए जाते हैं टू secure and provide security to the people from the tornado. Let's see question number 2. Center of a cyclone twisting. किसी साइक्लोन के सेंटर को हम क्या बोलते हैं? So you can give the answer as you have studied this topic. The center of the cyclone is called eye of cyclone. साइक्लोन के सेंटर में जहाँ पर प्रेशर बहुत ही कम होता है और सब कुछ बहुत काम एंड पीसफुल होता है, उस सेंटर ऑफ साइक्लोन को हम आई बोलते हैं. नाउ सी इज़ द स्टेटमेंट फनल ऑफ एयर दैट सक्स एवरीथिंग इन इट्स पाथ. वो एयर जो फनल के फॉर्म में ब्लो करती है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसको सक कर लेती है, उस एयर को हम बोलते हैं टॉर्नेडो. टॉर्नेडो में क्या होता है, हवाएं बहुत ही तेज़ स्पीड से चलती हैं और फनल शेप में चलती हैं. सो यू कैन सी हियर द पिक्चर ऑफ टॉर्नेडो. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू थंडर एंड लाइटनिंग अकर. थंडर और लाइटनिंग कैसे आते हैं ये आपको बताना है. सो द आंसर इज थंडरस्टॉर्म्स डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज. थंडरस्टॉर्म उन जगहों पे बनते हैं जो हॉट होते हैं और ह्यूमिड, जहाँ पर मॉइस्चर होता है, और स्पेशली ये एरियाज़ कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटर्स पे. द इंक्रीजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूसेस वार्म एंड मॉइस्ट एयर. टेम्परेचर से क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर से वहाँ की जो एयर होती है वो वार्म हो जाती है और मॉइस्ट हो जाती है, ह्यूमिडिटी उसमें आ जाती है. और आप जानते हैं कि वार्म एयर राइजेज अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करती है, फॉर्मिंग अ क्यूमुलस क्लाउड, और ऊपर जाकर जब वो कंडेंस होती है हवा तो क्लाउड बनाती है. द क्लाउड ग्रोज अपवर्ड. क्लाउड ऊपर जाता है इनटू एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज क्लोज टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर. जब वो क्लाउड और ऊपर जाता है और ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बराबर होता है, तो वहां पर क्या होता है, सम ऑफ द वाटर वेपर ऑफ क्लाउड फॉर्म्स टिनी वाटर ड्रॉपलेट एंड सम ऑफ इट टर्न्स इनटू आइस पार्टिकल. तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में पहुंचकर क्लाउड में जो वाटर, जो ह्यूमिडिटी होता है, उसमें से कुछ वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ आइस पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है. द वाटर ड्रॉपलेट्स आर कैरीड अपवर्ड इन द क्लाउड. तो जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो क्लाउड में ऊपर की तरफ जाते हैं एंड आइस पार्टिकल ड्रिफ्ट डाउनवर्ड, और जो आइस के पार्टिकल हैवी होते हैं तो वो नीचे की तरफ आते हैं. एंड एक चीज़ ऊपर जा रही है, दूसरी चीज़ नीचे आ रही है, तो दे कोलाइड विद ईच अदर ड्यू टू स्विफ्ट राइजिंग एयर. तो वो आपस में कोलाइड, टकराने लगते हैं. लाइटनिंग, और उनके टकराने से, कोलाइडिंग से क्या होता है, लाइटनिंग इज प्रोड्यूस्ड. कोलाइड होता है तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो आपको ह्यूज स्पार्क के फॉर्म में दिखाई देती है, जिसे ही हम लाइटनिंग कहते हैं. और उस समय बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है और इट कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी. वो हीट एनर्जी क्या करती है, एयर को, वहाँ की एयर को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है और गर्म हवा एक्सपैंड होती है, और एक्सपैंड होने की वजह से जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे स्टार्ट टू वाइब्रेट, और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम थंडर कहते हैं. दिस थंडर वी हियर अलॉन्ग विद लाइटनिंग, जो हमें लाइटनिंग के साथ सुनाई देता है. और एक
आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा होगा कि जब भी बिजली चमकती है और बादल गरजता है तो पहले बिजली चमकती है हुई हमें पहले दिखाई देती है, और जो थंडर होता है, जो बादल का गरजना होता है, वो हमें 5 सेकंड के बाद सुनाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से तेज़ होती है, इसलिए वो हमें पहले दिखाई दी जाती है और साउंड जो है वो हमें 5 सेकंड बाद सुनाई देता है। What measures should you take if a storm is accompanied by lightning? ये क्वेश्चन 3 है। इसमें आपको बताना है कि अगर स्टॉर्म है, तूफान आ रहा है और उसमें लाइटनिंग भी है, तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस अप्लाई करेंगे टू सेव योर सेल्फ। प्रिकॉशन ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। पहली बात, डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड और टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। कभी भी ज़मीन पर लेटना नहीं चाहिए ओपन एरिया में, और हमें आइसोलेटेड ट्री के नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। अगर कोई अकेला पेड़ है तो उसके नीचे हमें नहीं खड़े होना चाहिए। टेक शेल्टर इन अ कार और अ बस। कोई कंप्लीट कोई व्हीकल है, क्लोज्ड व्हीकल है, तो उसके अंदर हम शेल्टर ले सकते हैं। गो इनसाइड अ बिल्डिंग। हमेशा घर के अंदर रहना चाहिए। इफ़ यू आर इन वाटर मूव आउट ऑफ इट। अगर आप पानी में हैं, पानी से कुछ काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमें उससे दूर रहना चाहिए, वे बाहर आ जाना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद अ मेटालिक रॉड, स्टोरेज शेड्स, ओपन गैराजेस एट्सेट्रा। कभी भी हमें मेटालिक चीज़ों के आसपास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लाइटनिंग जो है वो मेटालिक चीज़ से आपके पास तक अट्रैक्ट होकर आ सकती है और आपको शॉक लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हाउ डज अ थंडर स्टॉर्म बिकम अ साइक्लोन। कैसे कोई थंडर स्टॉर्म साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है, आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ साइक्लोन। साइक्लोन आने के लिए ये इन चीज़ों की ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रोटेशन ऑफ अर्थ। सबसे पहले क्या होता है? द सन हीट्स द सी वाटर टू मच ड्यूरिंग समर। गर्मियों में जब सी वाटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो वो गर्म जो वाटर है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है और उसके ऊपर जो हवाएं होती हैं वो गर्म हो जाती हैं। वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेज अप वेरी रैपिडली फ्रॉम द हॉट सी सरफेस। दिस क्रिएट्स एन एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर। जब वहाँ से हवा ऊपर जाएगी तो उस जगह पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जिससे क्या होगा? कॉजिंग कूल एयर टू रश इन टू फिल द वैकेंट स्पेस। और वो खाली जगह को भरने के लिए अगल बगल से ठंडी हवा रश करेगी, उस तरफ मूव करेगी। Secondly, as the warm and moist air containing a lot of water vapor rises high up in the atmosphere, it gets cooled. वो जब गर्म हवा जो अपने साथ मॉइस्चर लेकर, वाटर वेपर लेकर ऊपर गई है, जब वो ऊपर जाकर ठंडी होगी तो वो क्या हो जाएगी? कंडेंस हो जाएगी और उससे क्लाउड बनेगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थंडर क्लाउड, रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर। और उससे फिर बहुत सारा हीट रिलीज होगा क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा है। द हीट रिलीज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर ऑल अराउंड। और उसकी वजह से उस बादल के चारों ओर जो है हवाएं गर्म हो जाएंगी, और दिस वार्म एयर राइजेज हायर इनटू द एटमॉस्फेयर। फिर वो हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, और इससे क्या होगा? मोर एयर रशेज अप टू टेक द प्लेस ऑफ वार्म राइजिंग एयर। फिर उस वैकेंट स्पेस को लेने के लिए ठंडी हवाएं उस तरफ मूव करेंगे। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। और ये प्रोसेस लगातार रिपीट होगा, मेकिंग मोर एंड मोर एयर टू राइज अप हायर एंड हायर इन द एटमॉस्फेयर। इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी और फॉर्मिंग मोर एंड मोर क्लाउड्स। इससे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स बनेंगे ऑल अराउंड। कई 100 किलोमीटर तक बहुत बड़े बड़े से क्लाउड्स बन जाते हैं। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, द कांस्टेंट रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द रैपिडली राइजिंग कॉलम ऑफ एयर। और उससे क्या होगा? एक फैक्टर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से फोर्स अप्लाई होता है और जो एयर होता है वो रोटेट करने लगता है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ मेक्स द हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ ए स्पाइरल मूविंग अपवर्ड विद अ ग्रेट फोर्स एंड क्रिएट अ टनल ऑफ वेरी लो प्रेशर इनसाइड इट। इसकी वजह से क्या होता है कि रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से जो हवाएं हैं वो रिवॉल्व करने लगती हैं।
स्पाइरल फॉर्म में। एंड ये जो स्वर्लिंग विंड है, जो स्पाइरलिंग विंड है, बहुत तेज़ी से फास्टर एंड फास्टर वो मूव करने लगती है और ह्यूज सर्कल्स बना देती है। दिस वेदर कंडीशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड अ सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर इज द साइक्लोन। इसी को हम साइक्लोन कहते हैं, जिसमें हाई स्पीड विंड जो है वो एक सेंट्रल एरिया जो होता है लो प्रेशर वाला, उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है हाई स्पीड विंड, उसी को हम साइक्लोन कहते हैं। और वो जो लो प्रेशर एरिया होता है सेंटर का, दैट इज कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन। द एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड आई। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन से क्या क्या डिस्ट्रक्शंस नुकसान हो सकता है। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स, लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर, sea water enters low lying coastal areas causing damage and destruction to life and property. The rising water may be as high as 3 to 12 meter. समंदर में ये साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं और बहुत ऊंची ऊंची लहरें बनती हैं और हवाएं बहुत तेज चलती हैं। जब वो लैंड से जाकर हिट करती हैं तो लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करती हैं। सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड, हैवी रेनफॉल रिजल्ट्स इन फ्लड्स एंड डिस्टर्ब्स लाइफ, हाई स्पीड विंड्स डैमेज टेलीफोन लाइन्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, हाउसेस एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड यू टेक इन केस ऑफ साइक्लोन। अगर साइक्लोन आ जाते तो क्या सेफ्टी मेजर आप अप्लाई करेंगे। कीप योर इमरजेंसी किट्स रेडी एंड हैंडी। तो साइक्लोन अगर आता है तो एक दिन पहले आपको वार्निंग्स मिल जाती है फ्रॉम द मेट्रियोलॉजिस्ट, तो आप अपनी इमरजेंसी किट को आप तैयार रख सकते हैं ताकि ज़रूरत के समय आप उसको यूज़ कर सकें। मेक श्योर यू हैव केप्ट योर फोन्स एंड अदर नेसेसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चार्ज्ड। और जो भी ज़रूरत के सामान है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन, वो सब चार्ज होने चाहिए। कीप कैंडल्स रेडी इन केस द इलेक्ट्रिकल पावर इज़ कट ऑफ। जब तूफान आता है तो जो इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई होती है वो कट हो जाती है, तो आप अपने साथ कैंडल्स और मैच स्टिक्स रख सकते हैं। रिपेयर योर रूफ शेड और टाइल्स। जो भी आपके छत पे कुछ ऐसा रूफ शेड है या टाइल्स जो भी है उसको रिपेयर कर लें, क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो सारी चीज़ें गिरने लगती हैं। टाई लूज पोल्स एंड रॉड्स विथ रोप्स बिफोर द स्टॉर्म हेड्स। स्टॉर्म्स के आने से पहले जो भी रॉड हैं या फिर पोल हैं, अगर वो ढीले हैं, गिरने वाले हैं, तो उनको टाइट कर देना चाहिए, रोप से बांध कर उन्हें स्टक कर देना चाहिए ताकि हवाओं से वो गिरे नहीं। नाउ वी विल सॉल्व लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। The first question is explain with an activity that high speed winds are accompanied by reduced air pressure. Also explain why it is so. तेज़ हवाएं जो हैं वो रिड्यूस एयर प्रेशर की वजह से चलती हैं, ऐसा एक एक्टिविटी के थ्रू आपको बताना है और आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी के थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2 आपको बलून लेना है और इस तरीके से स्टिक पर बांध देना है। ब्लोइंग एयर बिटवीन 2 बलून्स टाइड टू अ रॉड, दिस रिड्यूसेस द एयर प्रेशर बिटवीन द बलून। जब आप इसके बीच में, दोनों बलून के बीच में एयर ब्लो करते हो तो वहाँ से हवा हट जाती है और वहाँ का एयर प्रेशर कम हो जाता है। और सिंस द एयर प्रेशर एट द आउटर पार्ट्स आर हायर देन इनसाइड, द बलून मूव टूवर्ड्स ईच अदर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसे आप देख सकते हैं कि बलून के चारों ओर हाई प्रेशर हुआ और बीच में आपने एयर को ब्लो कर दिया तो वहाँ पे लो प्रेशर हो गया। और आप देखेंगे कि जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी और इसलिए आप देखेंगे कि ये बलून जो है वो अंदर की तरफ एक दूसरे की तरफ मूव करेगा। High speed winds are accompanied by reduced air pressure because air moves from the region of high pressure to the lower pressure. The greater the difference in pressure, the faster the air moves. Pressure जितना ज़्यादा होगा, pressure difference जितना ज़्यादा होगा, speed of wind उतनी ही ज़्यादा होगी। Question number 2. How does uneven heating between the equator and poles generate wind currents? इक्वेटर और पोल्स पे जो अनइवन हीटिंग होती है उससे विंड करंट कैसे जनरेट होता है। सो द आंसर इज अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। आप डिस्क्राइब कर सकते हो, प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर ऑलवेज वार्म एज दे गेट द मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। आप जानते हैं इक्वेटर पे जो हीट होता है वो मैक्सिमम मिलता है फ्रॉम द सन
इस वजह से क्या होता है, द वार्म एयर फ्रॉम दीज रीजन्स राइजेज एंड कूल एयर फ्रॉम द रीजन्स इन द 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन। तो इक्वेटर क्योंकि गर्म हो जाता है, मैक्सिमम हीट मिलती है, तो वहाँ से हवाएं उठ जाती हैं और वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। और क्योंकि पोलर रीजन्स ठंडे होते हैं तो वहाँ पे हवाएं ठंडी होती हैं, तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि हवाएं पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करने लगती हैं। एट द पोल्स द एयर इज़ कोल्ड, warm air from latitude of about 60 degree rises up and cold air from the poles rush to take its place, thus setting up a wind circulation from the poles to warmer latitude. This way wind circulation is set up. Question number 3. How does uneven heating of land and water generate monsoon winds? Answer is, in summer land gets heated faster than water, and most of the time the temperature of land is higher than that of water. The air over the land gets heated and rises up, and the most moist air from the oceans blow towards the land. This wind current generated are called monsoon wind. गर्मियों में लैंड जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है इन कंपैरिजन टू द वाटर। तो लैंड पे जो हवाएं होती हैं वो हीट अप होकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं, और उस एरिया को टेकअप करने के लिए जो ठंडी हवाएं होती हैं ओशन के ऊपर की, क्योंकि ओशन उस वक्त ठंडा होता है, वो उतना जल्दी हीटअप नहीं होता, तो वहाँ पे जो हवाएं होती हैं वो ठंडी होती हैं और अपने साथ मॉइस्चर को भी लेकर आती हैं लैंड की तरफ। और यही जो हवाएं समंदर से उड़ती हैं लैंड की तरफ आती हैं और अपने साथ पानी लेकर आती है, मॉइस्चर लेकर आती हैं फ्रॉम द ओशन एंड सी, दे आर कॉल्ड मानसून विंड्स। Last question. The picture in this figure show tree line along the sea caused on an island near the equator. As shown, the tree tops are permanently bent in one direction. Are the trees bent toward the sea or away from it? Explain. यहाँ पर कुछ पेड़ हैं और ये झुके हुए हैं, इनके जो हेड हैं वो बो डाउन है और परमानेंटली बो डाउन है। ठीक है, ये जो एरिया है जहाँ पर ये पेड़ है वो इक्वेटर के पास है। तो ये बताना है आपको कि ये जो इक्वेटर के पास ये जो सी साइड है और वहाँ पर ये जो पौधे हैं जो एक तरफ बेंट हुए हैं वो किस तरफ बेंट हुए हैं, लैंड के साइड या फिर सी के साइड। इन द कोस्टल रीजन ऑफ एन आइलैंड नियर द इक्वेटर, कोस्टल एरिया है और आइलैंड है वो उसका कोस्टल एरिया है नियर द इक्वेटर। वहाँ पे क्या होता है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एयर आर अ रेगुलर फिनोमिनन। ड्यूरिंग द डे टाइम द लैंड गेट्स हीटेड अप क्विकली कंपेयर टू द वाटर इन द सी। द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड एंड rises up and is replaced by the cool air from the sea, giving rise to the sea breeze. This sea breeze makes the trees to bend towards the land. That's all. Thank you.